हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज हम लोग करेंगे। और यह जो हम कर रहे हैं यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित सारा जीएस हम लोग इस चैनल पर कवर करेंगे। तो आप लोगों ने अगर पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर थे, तो अब आप उन्हें देखिए और यह प्रश्नोत्तरी फिर आगे की क्लास करिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, इनका पवित्र पशु गाय थी, इन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया, इनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो जो पहला इसका होगा कि इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अब ये अश्वमेध एक यज्ञ है, तो यह जो राजा जो होता था शासक वर्ग, वो अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए इस तरह के कई सारे यज्ञ किया करता था। वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर इस तरह का कोई राजतंत्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो इस हड़प्पा सभ्यता में ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इनका पवित्र पशु गाय थी, ये भी नहीं था। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया था, ये इसका सही उत्तर होगा। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये कहाँ स्थल कहाँ पे था। तो ये पंजाब पाकिस्तान में है, इसके पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला था, वहाँ पर रावी नदी के तट पर। अब आप लोग नदी याद करिए, किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर यह स्थान हड़प्पा था। इसकी खोज जो निर्देशक खोज की थी वह खुदाईकर्ता दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा इनका नाम आता है। और तारीख कब थी, डेट आप लोग 1921 याद रखिए। और जो इनके समय निर्देशक थे वह थे जॉन मार्शल निर्देशक थे। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से अगर पूछे तो एक तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। और नगर संरचना आप लोगों को मालूम है कि ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला। और यहाँ पर पश्चिमी टीला 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जबकि पूर्वी टीला में कोई रक्षा प्राचीर नहीं है। और दूसरा देखा जाए तो मोहनजोदड़ो के द्वारा, इनके स्टुअर्ट पिगट के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया है, किसके द्वारा? स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। तो इतनी जानकारी आप लोग याद करिएगा। और हड़प्पा में ही सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें पाई गई हैं। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। बाकी आप चीज़ें लेक्चर में आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो कालीबंगन सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका अर्थ क्या होता है। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। और इसकी ये है कहाँ पे? तो ये राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? घग्घर नदी के तट पर है, घग्घर नदी के तट पर स्थित है। और 1957 में 2 डेटें आप लोग याद रख सकते हैं। 1957 में अमलानंद घोष और 1960 में बीके थापर ने इस पर कार्य किया था। काले रंग की चूड़ियाँ आप लोग ये याद रखिए। और यहाँ पर था कि ये दोनों रक्षा प्राचीर टीले जो होते थे वह रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, ये पश्चिमी, ये पूर्वी। तो ये दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीरों के माध्यम से घिरे होते थे। और यहाँ पूर्वी टीले में ऊँट की हड्डियाँ पाई गई हैं। अगर पूछा कहीं कोई क्वेश्चन बनता है कि ऊँट की हड्डियाँ कहाँ पाई गई हैं, तो ये कालीबंगा में पाई गई हैं। और अलंकृत ईंटें, यहाँ पर एक ये आ जाता है कि अलंकृत ईंटें कहाँ से पाई गई हैं, तो वो भी कालीबंगा। जुता हुआ खेत कहाँ पाया गया है, तो ये भी कालीबंगा में पाया गया है। और अगर देखा जाए कि खोपड़ी में छेद, और एक खोपड़ी पाई गई थी जिसमें छेद थे, तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यह शल्य क्रिया के साक्ष्य हैं। तो अगर शल्य क्रिया का पूछे कि शल्य क्रिया के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों का कालीबंगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद करिएगा। और इसके अगर पतन के साक्ष्य पूछे तो भूकंप के कारण पतन, किस नगर के पतन के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा। 5-6 चीज़ें आप लोग हमेशा इसकी ध्यान रखिएगा। जो अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? वर्ण आधारित, उचित समतावादी, जाति आधारित, दास आधारित। तो जिसका सही उत्तर होगा वह उचित समतावादी होगा। वर्ण आधारित, जाति आधारित, दास आधारित, ये आप लोगों को आगे चलकर वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेंगी। और वैदिक सभ्यता में भी
उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समाज में नजर आने लगेंगी, इनका प्रभाव समाज में पड़ने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो कब खोजा गया था? 1922 में, और हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। 1922 में किसके द्वारा खोजा गया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था 1922 में। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, और क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग, और क्या कहा जाता है? प्रेतों का टीला, स्तूप टीला। इतनी बातें हमने क्लास में बताई थी आप लोगों को। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। कहाँ पर स्थित है? पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। पंजाब में नहीं, पंजाब में तो हड़प्पा स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। और कौन सा जिला है? लरकाना जिला है। लरकाना जिला। नदी कौन सी है? सिंधु नदी के बाएं तट पर है। और हड़प्पा ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ इसको 3-4 नामों से जाना जाता है, लेक्चर में बताया गया है, अभी पहले बताएं तो वो ध्यान रखिएगा। और मार्शल के अनुसार जो मोहनजोदड़ो में है, यह 7 बार बाढ़ आई और 7 बार यह पुनः बसा था। और यहीं से सबसे बड़ी इमारत जो इसकी अन्नागार थी, तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। वृहत स्नानागार ये भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर 10 इंच कांसे की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? स्तंभागार, अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। तो इसका जो सबसे बड़ा भवन है वह अन्नागार स्थित है, अन्नागार है। अब इसकी संरचना आप लोग देखिएगा, जैसे ऐसे बना था पूरा पश्चिमी टीला ये होता था। तो पश्चिमी टीला में जैसे कि यहाँ पर घर बने होते थे, एक संरचना हल्की सी देखिए आप लोग। और यहाँ पर वृहत स्नानागार, और ये संरचना होती थी धान्यागार की, यानी कि अन्नागार की। और यहाँ पर सभा भवन होता था, ऐसे पुरोहित आवास, और ये जो स्थित होता था तो ये विद्यालय होता था। तो इस तरह याद करने से आप लोग लिख के याद करेंगे तो दिमाग में अच्छे से फीड हो जाएगा। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है मोहनजोदड़ो की। और स्नानागार को सर जॉन मार्शल के द्वारा तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा गया था। और मोहनजोदड़ो के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किस चीज़ की? कांसे की थी, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और यह किस प्रजाति की थी? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की थी। कितनी प्रजातियाँ कुल मिला के यहाँ हैं? तो 5 प्रजातियाँ, 4 प्रजातियाँ आगे देख रहे होंगे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं तो वहाँ पर ही इसको बताया जाएगा। हड़प्पा की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला? दुर्ग, शिखर सहित मंदिर, नालियाँ, धान्यागार। तो दुर्ग तो प्राप्त हुए थे, जल प्रबंधन की व्यवस्था उच्च कोटि की थी, साफ सफाई की व्यवस्था थी, तो नालियाँ भी होंगी, धान्यागार तो मिला ही था। तो शिखर सहित मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। और यहाँ पर जो पशुपति थे, पशुपति ये प्रमुख देवता के रूप में आए। मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान था जहाँ कृत्रिम गोदीयार्ड पाया गया था, यानी कि जो बंदरगाह था तो वो लोथल था। लोथल के बारे में लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है इसको। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। SR राव ने 1954 में इसकी खोज की थी और यहाँ पर मम्मी का मॉडल पाया गया था। यह आप लोग इतना याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा, शहरी जीवन, पशुचारण, जाति समाज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह शहरी जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखतः एक नगरीय सभ्यता थी। बाकी के ये 3 ऑप्शन ये आपको वैदिक सभ्यता के दिए गए हैं। आप लोगों ने वो क्लास की होगी तो आप लोगों को ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि बाकी चीज़ें वैदिक सभ्यता से संबंधित है। तो दोनों क्लास आप लोग अवश्य करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिना दुर्ग के एकमात्र नगर सिंधु सभ्यता में कौन सा जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? बनावली, कालीबंगा, धौलावीरा और चहुंदड़ो। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह चहुंदड़ो होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि जो हड़प्पा के 7 नगर बताए गए थे उसमें चहुंदड़ो भी एक नगर था। तो जो चहुंदड़ो थी इसकी खोज कब की गई थी? पहले देख लेते ये कहाँ पर था। तो यह पाकिस्तान के सिंध नदी था, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर ये था, सिंध प्रांत था। और 1931 में किसके द्वारा?
एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार, और 1955 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इस पर काम किया गया था, अर्नेस्ट मैके। तो 2 विद्वानों ने इस पर काम किया था। और यहीं पर एक स्पेशल फैक्ट जो यहाँ आता है कि यहाँ के पूर्वी टीला में बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः ऐसा रहा होगा कि कोई मिट्टी का कार्य होता होगा, तो आगे आगे बिल्ली गई, पीछे पीछे उसका शिकार करता हुआ कुत्ता गया, तो उनके पैरों के चिन्ह इन पर छप गए। तो वहीं से बिल्ली, कभी कभी पूछा जाता है कि बिल्ली का शिकार करते हुए कुत्तों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह है चहुंदड़ों से। और इसको झूकर झाकर संस्कृति भी कहा जाता है, झूकर झांखर संस्कृति, यानी कि हड़प्पा के बाद की संस्कृति थी। वैसे ये वनडे इस तरह के पेपरों में नहीं पूछा जाएगा, ये ऊपर के पेपरों में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपरों में होते हैं काफ़ी अंदर के फैक्ट हो जाते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर लिपस्टिक, कंघा, इत्र यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य अगर पूछा जाए कहाँ से हैं सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य, तो सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य या चहुंदड़ों से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1922, 1953, 1931। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1921 में खोज हुई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा। तो जो इसका सही उत्तर है वह दयाराम साहनी था। और ये जो जॉन मार्शल थे ये निर्देशक थे, और सहायक कौन थे? माधव स्वरूप वत्स इसके सहायक थे। ये आप लोगों को बताया गया था क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, शिकार, पशुपालन। तो अब बहुत से लोग इसमें नगरीय सभ्यता देख के शायद लगा सकते हैं कि व्यापार इसका प्रमुख था। तो प्रमुख व्यवसाय व्यापार नहीं, प्रमुख व्यवसाय इनका कृषि ही था, क्योंकि कृषि का ही अधिशेष उत्पादन जो हुआ तो इन्होंने लोगों ने व्यापार के बारे में सोचना प्रारंभ किया था। तो जो इसका सही है तो वह कृषि है। अभी आएगा वैदिक सभ्यता में, तो ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय वो पशुपालन होगा, और उत्तर वैदिक काल में फिर कृषि आएगी, और उसके बाद महाजनपद काल में भी कृषि ही रहेगी, और मौर्य काल तक यह कृषि ही रहेगी। तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ईंट। 4:2:1 इसका ईंट का अनुपात होता था। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल, रोपड़, धौलावीरा, कोटदीजी। तो जो सिंधु सभ्यता का नगर था यह बंदरगाह वाला, तो यह लोथल था। लोथल कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को बताया गया था, लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में एस आर राव के द्वारा यहाँ पर 1954 में इसकी खोज की गई थी, इस पर कार्य किया गया था। इसको ही लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। अभी बताया था शुरुआत में, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। ये चीज़ें आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा, जिससे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी। जहाँ भी इससे संबंधित कोई ऑप्शन देखिए तो जितना जानकारी आप लोगों को हो सके उसको उसी समय रिवाइज कर लीजिए। अब जैसे धौलावीरा यहाँ ऑप्शन में आ गया, तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है धौलावीरा में, कि यहाँ पर 3 भागों में नगर विभक्त था। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला हर जगह पाया गया है, तो यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी टीला के बीच मध्यमा पाया गया है। और जल प्रबंधन की उच्च व्यवस्था थी, और यहाँ पर रिजर्वायर पाए गए हैं। शैलकृत्य स्थापत्य में रिजर्वायर पाए गए हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा, क्लास में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऋग्वेद में प्राचीन यानी कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य। आप लोगों को पता होगा वैदिक सभ्यता के बारे में जब, तो 2 भागों में बांटी गई है। ये 1500 से पूरा चला था 600 BC में। तो 1500 से जो 1000 BC के आसपास थी उसको कहा गया है पूर्व वैदिक या प्राचीन वैदिक, और उत्तर वैदिक काल को फिर ये इसमें
था 1000 से लेकर 600 BC के करीब था। तो जो जिन आर्यों की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है उनको ऋग्वैदिक आर्य या प्राचीन वैदिक आर्य, और जिनको उत्तर वैदिक आर्य तो उनको अन्य वेदों से जानकारी मिलती है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या अन्य जो बनाए गए थे उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये इन चीज़ों से हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय नगर के 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर कौन सा था? काम्पिल्य, मिथिला, काशी, उज्जैनी। तो इसका सही उत्तर होगा काशी। अभी कपिल, गार्गी, मैत्रेय इन लोगों को हम लोग देखेंगे, आगे प्रश्न इससे संबंधित हैं। क्लास में भी बताया गया होगा, और नहीं बताया गया होगा तो जैसे ही महाजनपद काल हम लोग समाप्त कर रहे होंगे उसके बाद जो यहाँ पर इनका साहित्य होता है, वैदिक साहित्य और महाजनपद काल का जो साहित्य होता है, इस पर एक क्लास हम लोग कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहीं पर कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो जितने भी ये विद्वान लोग थे तो इन्होंने कहीं पर इनका किसी उपनिषद में जिक्र आया है, इन्होंने कोई साहित्य लिखा है तो वो उससे संबंधित है, तो हम उनको वैदिक साहित्य के द्वारा एक लेक्चर अवश्य कर लेंगे महाजनपद काल पीरियड खत्म होने के बाद। अभी के लिए आप जानिए तो ये काशी था। वेदों को माना जाता है श्रुति, स्मृति, ज्ञान, शिक्षा। तो इसका सही उत्तर सबको मालूम होगा श्रुति। श्रुति और पुरुषनिर्णय कहा गया है। श्रुति क्योंकि ये सुनकर आए गए थे तो इनको श्रुति कहा जाता है। इनका संकलन बाद में, बहुत बाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? कांसा, लोहा, तांबा, चांदी। तो सबसे पहले जो था वह तांबे का प्रयोग किया गया था, और जो नगरीकरण व्यवस्था थी यानी कि सुंधी सिंधु सभ्यता, वहाँ पर कांसे का प्रयोग किया गया था। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का पहले प्रयोग किया गया था? तो वह था तांबा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? आर्थिक उत्थान के लिए, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था सही करने के लिए। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए इसका कॉन्सेप्ट वर्ण व्यवस्था का दिया गया था। और वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट ये उत्तर वैदिक काल में जटिलता इसने प्राप्त की, और जो इसका सबसे खराब रूप देखने को मिलता है तो आगे चलकर धीरे धीरे यह अपनी स्थिति समाज में अन्य प्रकार से पैदा करता है। भेदभाव की स्थितियाँ आने लगती हैं। उत्तर वैदिक काल में यह स्पष्ट दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संगीत का उद्गम जो है, कहाँ नहीं, का उद्गम किसमें खोजा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा सामवेद में। और सामवेद का जो गायन करने वाला जो पुरोहित होता है उसको उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। इसी प्रकार ऋग्वेद में होता या होत्र कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? आर्यों के बारे में पूछ रहा है। वे मुख्यतः नगर निवासी थे? तो नहीं। वे घुड़सवारी किया करते थे? वे संस्कृत बोलते थे? और प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते? तो ये तीनों सही हैं। वे मुख्यतः नगर निवासी थे। यह उत्तर गलत हो जाता है, सही नहीं है पूछ रहा है। ये भी देखिएगा, आप लोग ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस फसल का विज्ञान वैदिक लोगों में नहीं था? जौ, तंबाकू, चावल, गेहूँ। तो जो तंबाकू था इसका ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इससे बने उत्पाद, गेहूं और चावल, सब्जी और फल, इनमें से कोई नहीं। तो दूध और इसके बने उत्पाद इनका प्रमुख भोजन होता था। क्षीर पकोदन, अभी आगे देखेंगे इनसे के खान पान से जुड़े जब प्रश्न आएंगे, और क्लास में हम लोग करा चुके हैं इसको, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वैदिक युग में राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूल करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? विदध, कर, बर्मन, बलि। तो जो इसका सही उत्तर है वह बलि। क्वेश्चन नंबर 25। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? जन्म आधारित थी, शिक्षा आधारित थी, कर्म आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। तो जो इसका सही उत्तर है वह व्यवसाय पर आधारित थी। जो ऋग्वैदिक काल में था वर्ण व्यवस्था वह व्यवसाय पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आएगा तो यह जन्म आधारित होना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा अन्न सबसे द्वारा पहले मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाया गया था, यानी कि वैदिक आर्यों द्वारा? तो ये था जौ, या इसे यौ कहा जाता था। तो यही था जो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद,
तो इसमें किसमें यज्ञ सूत्र आप लोगों को मालूम है कि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सारे कर्मकांड दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो होता था पुरोहित, इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था अधर्यु, अधर्यु कहा जाता था। ऋग्वेद के बारे में आप लोग जान लीजिए कि यह दो, ये कृष्ण गद्य और पद्य दोनों में है। अगर पूछा जाए कि कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वह है यजुर्वेद। गद्य में लिखा गया है इसको बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद, और जो पद्य में लिखा गया है उसको बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद। तो मैत्रायणी और तैतरीय अगर पूछा जाए किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, तो वह हैं यजुर्वेद के। इससे संबंधित एक चार्ट हम आप लोगों को दे देंगे, तो आप लोग उससे अच्छा सा इस पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इससे संबंधित चार्ट मिल जाएगा। तो जो वैदिक साहित्य में है कौन कितने वेद हैं, इनको पढ़ने वाले उनको क्या कहा जाता है, और इसकी जो विषय वस्तु क्या थी, और इसमें जो भाग होते हैं, जो आरण्यक होते हैं, जो उपनिषद होते हैं, तो ये आप लोगों को वहाँ पर दे दिया जाएगा। आप लोग इसको संक्षिप्त देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि टॉपिक की रेंज क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन आयु के आरोही क्रमानुसार आयु के निम्नलिखित चरणों में कौन सा? जैसा आप लोगों को बताया गया था कि 4 ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और संन्यास आश्रम था। तो ये 4 हैं, 0 से 25, 25, 25 की उसमें आप लोगों को सबको पता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो दे रखा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान, पास बैठना, बुद्धिमत्ता, पठन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है पास बैठना। उपनिषद शब्द का सही अर्थ होगा पास बैठना, यानी कि गुरु के पास बैठकर शिष्य जो शिक्षा लेता था तो वह कहलाता था उपनिषद। और इसमें इनको अन्य नामों से जाना जाता है। एक है वेदांत। अगर पूछे वेदांत के नाम से कौन जाना जाता है, तो यही उपनिषद जाने जाते हैं। इनमें क्या, इनमें दार्शनिक बातें होती थी। दार्शनिक बातों पर चर्चा गुरु और शिष्य मिलकर बैठकर करते थे। क्वेश्चन नंबर 30, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ मिली है? उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सप्त सिंधु प्रदेश। तो आप लोगों को बताया गया था सप्त सिंधु प्रदेश में इनके प्रथम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो यह थी कृषि, व्यापार, उद्योग, पशु। तो यह थी कृषि इनका, और व्यापार जो था कृषि का जब अधिशेष उत्पादन होने लगा तभी व्यापार की इनकी विचार व्यापार के हुए। और जब कृषि से अधिशेष उत्पादन यानी कि खाद्य सामग्री से वो उनकी चिंता हटी, तो उन्होंने अन्य कार्यों पर ध्यान देना शुरू किया, जिससे तमाम प्रकार के शिल्प उद्योग वगैरह वो उन्होंने उनका विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आयुर्वेद से, मुंडक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से और मत्स्य पुराण से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और बृहदारण्यक उपनिषद है जो, तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? और जो ये वेद का विरोध करते थे, ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों ने वेदों के द्वारा अपना वर्चस्व बहुत अधिक स्थापित कर लिया था। तमाम तरह के यज्ञों को कराने के एवज में अच्छी उनसे गुरु दक्षिणा या धनराशि की अपेक्षा इनके द्वारा जहाँ कराते थे वहाँ पर की जाती थी। तो इनकी स्थिति उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा सही थी। तो इसीलिए इनको, जो इनके विरोधी थे, उनको नाम से जाना जाता था श्रमण कहा जाता था। श्रेष्ठिन क्या होती थी? श्रेष्ठिन जो होता था या व्यापार मंडल का जो प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठी कहा जाता था, और उनका जो संघ होता था वो श्रेष्ठिन वही थे, व्यापार के प्रमुख लोग। क्वेश्चन नंबर 34, देवी माता की पूजा संबंधित है आर्यन सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से? तो आर्यन और वैदिक सभ्यता एक है, सिंधु सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, आर्य किस देवता को मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका के मानते थे? इंद्र, अश्विनी, अग्नि,
वरुण। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है अग्नि को मानते थे। अग्नि को इनका मानना था कि मनुष्य और देवताओं के बीच में जो कार्य करते हैं वो आहुति के माध्यम से अग्नि देवताओं तक पहुंचाते थे। इंद्र जो है या ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति हो गए थे। वरुण जो डॉक्टर थे, अश्विनी डॉक्टर थे ऋग्वैदिक काल में, बाद में ये कृषि के देवता हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, पाला जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका सही उत्तर है तो वह ऋग्वेद होगा, कि इनकी जानकारी हम लोगों को ऋग्वेद से मिलती है। ये जो थी उस समय की विदुषी महिलाएं थी उस समाज में, और इनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। इंटेलेक्चुअल लोग होते थे ये। और यहाँ पर जो एक अमाजू शब्द आता है इन्हीं स्त्रियों से रिलेटेड बता देते हैं कि यह थी अविवाहित स्त्रियाँ जो होती थी उनको अमाजू कहा जाता था, और पिता की संपत्ति में इनको हिस्सा मिलता था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ऐतरेय किस वेद ब्राह्मण का भाग है? तो ऐतरेय जो है यह ऋग्वेद ब्राह्मण का भाग है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि उत्तर वैदिक काल में किसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में जो स्थान प्राप्त था, उत्तर वैदिक काल हम लोगों ने देखी थी देवमंडली। क्लास में जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देवमंडली देखी थी। तो उनमें जो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण था तो प्रजापति थे। ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया था। इंद्र को अब का नष्ट करने वाला कहा गया। इसकी ये इतना समझ लीजिए कि इंद्र की स्थिति में अब डिमोशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? अभी बताया गया था, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद या यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद। और इसको क्या कहा जाता है? इनके पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। बस इतनी जानकारी आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि कृषि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किस वेद में हुआ है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद। तो इसका जो जिक्र हुआ है वह अथर्ववेद में हुआ है, और इसको सबसे नवीन वेद कहा जाता है, सबसे नवीन वेद। और जो सबसे प्रमुख और पॉपुलर जो है, जिसको प्रसिद्धि कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो था वह अथर्ववेद ही था। इसमें जन सामान्य के बारे में बताया गया है, भूत पिशाच, जो तो तंत्र विद्या होती थी, वशीकरण वगैरह होता था, यानी कि सामान्य लोगों से जनजीवन से जुड़ा हुआ वेद था, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कितने प्रकार के रत्निन का वर्णन किया गया था? 10, 12, 15, 18। तो कितने थे? तो ये थे 12 प्रकार के रत्निन का वर्णन किया गया है, जो राजा की मदद के लिए थे, उनके सहयोगी होते थे। ये कानों में कुंडल पहनते थे, जिनके कारण इनको रत्निन की संज्ञा दी गई थी। ये प्रमुख जो हैं पदाधिकारी होते थे। कानों में कुंडल या रत्न कह सकते हैं उनको, कुंडल नहीं, तो इनको रत्निन कहा जाता था। जैसे थे सेनानी, इसका कार्य होता था कि यह नियमित सेना की देखरेख करेगा। पुरोहित, इसका वही काम था, पूजा पाठ वगैरह राजा के लिए, युद्ध की मतलब जो युद्ध में विजय की कामना करना, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करना। महिषी या पटरानी होती थी, जो युवराज होते थे वो वंशानुगत राजा होते थे कि अगला राजा वही होगा। दूत जो होता था वह सारथी का कार्य करता था। इसी प्रकार जो रथकार होता था वह रथ बनाने का कार्य करता था। जो भागदूत होता था वह कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। जो पालागल वगैरह होते थे तो ये कॉमेडी होते थे। पालागल, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पालागल क्या काम करता था, या हंसाने का काम करता था, इसके नाम से भी स्पष्ट होता है। और राजा क्या, यहाँ पर राजा का राज्याभिषेक होता था, मतलब राजा अपने पूरे पावर में यहाँ पर आ गया था। और जो ये नियमित कर उत्तर वैदिक काल में जो था, ऋग्वैदिक काल में, तो वहाँ पर एक स्वेच्छा पूर्वक कर लिया जाता था, जिसको हम लोग बलि कहते थे। और यहाँ पर जो अब कर होने लगा था वह अधिकार पूर्वक वसूल किया जाता था, उसको भाग या शुल्क कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर अधिक लगाव उत्पन्न हुआ था राजा पर। मतलब कि वहाँ तक ऋग्वैदिक काल में ज़मीन पर किसी का कोई महत्व, उतनी महत्व की नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर ज़मीन ही डिसाइड करती थी, क्योंकि हल की खोज होने से, यानी कि लोहे की खोज होने से जो हल वगैरह बने, तो उससे कृषि की गहरी जुताई होने लगी, जिससे उसका उत्पादन बहुत बढ़ गया था। अब इसीलिए उससे व्यापार वाणिज्य
किए जाने लगे, यानी कि वो संपत्ति की कृषि एक मूल इकाई बन गया था, जिस कारण अब यहाँ पर संपत्ति का पूरा जो भूमि का विवरण होता था वह राजा रखता था, और जो उस पर उत्पन्न होता था उस पर अच्छा खासा कर टैक्स लिया जाता था, जो राज्य की समृद्धि का प्रतीक होता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर कि ऋग्वैदिक कालीन संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? गण, परिषद, विदध, सभा। तो जो ये गण होती थी, तो ऋग्वैदिक कालीन में जो संस्था होती थी जो राजा के साथ देखरेख करती थी, राजा का पूर्ण रूप से कोई राजा वास्तविक राजा नहीं होता था। आप लोग इतना समझिए कि ऋग्वैदिक काल में राजा वास्तविक राजा नहीं होता था, उस पर तमाम तरह के नियंत्रण होते थे और पूरे गांव समाज जो कबीला था उसकी इच्छा अनुसार ही कार्य किए जाते थे। तो वहाँ पर कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे सभा थी, समिति थी, विदध था, गण था, परिषद था, सभा थी और यहाँ पर एक समिति। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख होती थी समिति होती थी दोस्तों। समिति का क्या कार्य होता था? यह आमजन की, ऐसे आप लोग इसको समझिए कि ये लोकसभा की तरह होती थी, लोकसभा की तरह। तो इसका कार्य होता था कि राजा का चुनाव करेगी और जो लूट का बंटवारा करेगी, लूट का बंटवारा करेगी, क्योंकि कबीलाई समाज था, युद्धाधारित काम करते थे, जितना लूट होती थी तो उसका जो था बंटवारा करता था, और लूट के माल को बोला जाता था लोमन। बस यही बताने के लिए इतना सारा बताया गया है कि ये लूट के माल को क्या बोला जाता था? लोमन बोला जाता था। और जो सबसे महत्वपूर्ण थी तो ये समिति थी, यहाँ पर कोई था नहीं। और सभा जो होती थी यह आधुनिक राज्यसभा की तरह होती थी, इसमें श्रेष्ठ लोग बैठते थे, बुद्धिमान लोग बैठते थे, तो ये आप लोग ध्यान करिएगा। और जो परिषद होती थी ये विधान परिषद की तरह, आप लोग इसको मान लीजिए कि शिक्षक, पुरोहित, श्रेष्ठ पढ़े लिखे लोग परिषद में भाग लेते थे। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक सभ्यता में प्रसिद्ध दासराग युद्ध का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो जो दासराग युद्ध था यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, 7वें मंडल में। अब इसका कारण क्या था कि यहाँ पर विश्वामित्र को हटाकर, जब गुरु हटाकर वशिष्ठ को बनाया गया था। आप लोग जानते होंगे ये कहानी। तो रावी नदी के, और दूसरा कारण था रावी नदी की धारा को मोड़ दिया गया था। रावी नदी की धारा को मोड़ने के कारण विवाद हुआ था, तो ये रावी नदी के ही तट पर लड़ा गया था। दासराग युद्ध कहाँ पर? रावी नदी। और रावी नदी या ना दिए तो हो तो पौरुषणी नदी के तट पर इसका युद्ध हुआ था। इसमें आर्य राजा कौन था? सुदास था। और यहाँ पर इसके दो थे, एक आर्य थे और दूसरा अनार्य थे। और इसमें भी 4-4, 5-5 कबीले हैं, तो आप लोग उतना ध्यान न रखिएगा, क्योंकि सुदास था और यह सुदास विजयी हुआ था। यही बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक कालीन समाज में अनाज को मापने के लिए प्रयुक्त मापक को क्या कहा जाता था? उर्दर, स्थिनी, किवास, साकम। तो ये जो होता था ये था उर्दर कहा जाता था। स्थिनी जो था वह अनाज रखने की कोठरी होती थी, उसको कहा जाता था स्थिनी कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया है? तो ये थे दयाराम साहनी, सर जॉन मॉर्सरी, मॉर्सल थे यहाँ, और ये स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, मोहनजोदड़ो में प्राप्त 10 इंच कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति की थी? आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया गया था, तो यह प्रोटोस्टोलाइट प्रकार की थी। और जो भूमध्य सागरी थी ये मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक संख्या में थे, 30 से 40 हज़ार। अगर पूछे मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की प्रजाति सर्वाधिक निवास करती थी, तो वह था भूमध्य सागरी प्रजाति। और नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वह प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति की थी। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थल में निम्न में से किस नगर को नगर की संज्ञा नहीं दी गई थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो जो ये था रोपड़, इसको नगर की संज्ञा नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्न में से किस विद्वान का मानना है कि सिंधु सभ्यता मलेरिया महामारी के कारण खत्म हो गई थी? तो मलेरिया महामारी के कारण तो ये थे QUR कैनेडी। तो जो इसका सही उत्तर होगा QUR कैनेडी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में कितनी नदियों की उल्लेख है?
तो यह है 21, 25, 15, 18। तो यह है नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, लेकिन जो टोटल है वह 25 नदियाँ हैं ऋग्वेद में जिनका उल्लेख किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा 10वां नदी सूक्त पुरुष सूक्त, तो नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। नदियाँ कौन कौन सी, क्लास आप लोग देखिएगा, दोबारा यहाँ पर समय उसका नहीं खराब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि यम और नचिकेता का आत्मा संबंधित दार्शनिक वार्तालाप किस उपनिषद में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मंडूक परिषद नहीं उपनिषद होगा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह कठोपनिषद में यम और नचिकेता का आत्मा संबंधी दार्शनिक वार्तालाप किया गया है। तो ये आप लोग इतने प्रश्न याद करिएगा। आगे जो इसके अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और लास्ट में जब पेपर होने ये सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे तो इसके और थोड़ा हार्ड लेवल के प्रश्न हम लोग कर रहे होंगे, जिसके द्वारा हम लोग टॉपिक पर अपनी और क्लियरिटी कर लेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है पेट की परीक्षा में या वनडे कोई भी परीक्षा, अगर इंटर लेवल की परीक्षा है तो इन टॉपिकों से इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पिछले पेट में देखा जाए तो एक पेपर में एक पाली में इन दोनों टॉपिकों से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो हम क्या करते हैं कि हम अब आगे वाले 2 वीडियो हम आप लोगों को ये जो पेट के पेपर थे पिछले प्रीवियस पेपर हल करा देते हैं, जिसके कारण आप लोग समझ सकेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी सारे प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, तो हम इनको कवर करते हुए अब इसे 2 टॉपिक हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो आपको इन टॉपिकों से संबंधित लेक्चर देखिए और जो इस 50 प्रश्न कराए गए हैं इनको आप लोग अवश्य देखिएगा। आगे की क्लासेस जल्द ही चैनल पर आनी शुरू हो जाएंगी रेगुलर तरीके से। तब तक आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। तो चलते हैं, धन्यवाद।